हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का। तो कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वेक्टर, उसको एंड करा था। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि यदि अ, दो वेक्टर हों और उसके हेड टू हेड यदि हम मैच करा दें, मिला दें, कनेक्ट करा दें, या फिर टेल टू टेल को, हेड टू हेड और टेल टू टेल को हम कनेक्ट करा देते हैं, तो जो स्मॉलर एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, वेक्टर एंगल होगा। और जो हेड टू हेड और टेल टू टेल हम जब कनेक्ट कराते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें। ठीक है ना। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं भैया कि वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। तो फ्री वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर जाते हैं, तो कैसे करते हैं हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग में डायरेक्शन नहीं बदलता है। ठीक है ना, पोजीशन बदल जाता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है। अब देखो, पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखें। अब देखिए, इसमें मैंने एक चीज यहाँ पर बताया था कि ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि टेल टू हेड आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इफ टेल ऑफ वन वेक्टर कनेक्टेड विथ head of other, then the required वेक्टर एंगल, वेक्टर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पर तो हमको लग रहा था कि एंगल 65 डिग्री होगा, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, 65 डिग्री होगा, लेकिन बाद में पता लगा पैरेलल शिफ्टिंग के बाद कि 65 को 180 से माइनस कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा 115 डिग्री आएगा इसका एंगल। तो फिर यहाँ पर हमने कंक्लूड ये किया, दो चीजें कंक्लूड करी कि यदि हेड टू हेड और टेल टू टेल आपस में जुड़े हुए हों दो वेक्टर का, तो जो स्मॉलर एंगल होगा वही वेक्टर एंगल होगा। दूसरी बात, यदि हेड से टेल या टेल से हेड जो भी जुड़ा हुआ है, तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। ये तुम्हारा हो गया 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म किया गया है तीन वेक्टर के यूज करके, और ये जो एंगल है स्पेसिफाई किया गया है 40 डिग्री। तो हमको बताना है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पहला। दूसरा क्या बताना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। और एंगल तीसरा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है ना, ये हमको बताने हैं। तो देखिए भैया, ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री स्पेसिफाई किया गया अंदर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है। तो ये आ गया तुम्हारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 180 डिग्री
180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री आपका एंगल आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक भी इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, तो 90 डिग्री हो गया। और ए और सी के बीच में, ए और सी, और ए सी में देखिए ए वेक्टर है ये, और ये सी वेक्टर है, तो टेल से टेल जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है भैया। अब ये देखिए, ये है तुम्हारा सी वेक्टर, ये है तुम्हारा बी वेक्टर, तो हेड से हेड जुड़ रहा है तो स्मॉलर एंगल यही बनेगा। फिर देखिए भैया, यही हो जाएगा इसका एंगल। ये कितना होगा तो यहाँ देख लेते हैं कितना होगा। ये हो गया 90, ये हो गया 40, ये कितना हो गया, तीनों का सम जो होता है ट्रायंगल का इनर एंगल का वो 180 होता है। तो 180 में से 90 प्लस 40 को माइनस करेंगे, यानी कि 180 में से माइनस करेंगे 130 को, आ जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, वेक्टर एडिशन में नया अध्याय जोड़ते हैं, इसमें नया सब टॉपिक, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, देखो वेक्टर ऐड करने के लिए, ठीक है ना, तीन रूल बनाए गए। पहला है ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ ओनली टू वेक्टर्स। ठीक है ना, अब ये जो होता है ना, ये यूज किया जाता है, यूज फॉर कौन सा, पॉलीगॉन लॉ जो होता है यूज फॉर एडिशन ऑफ मोर देन, यहाँ देखो यार, गलती गलती, ओनली टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स से ज्यादा, यदि वेक्टर्स, दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स हों, दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उसमें हम पॉलीगॉन लॉ का यूज करते हैं। दो वेक्टर हो तो दो यूज करते हैं ऐड करने के लिए, या तो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं तीनों का। ट्रायंगल ज्यादा यूज करते हैं, पैरेललोग्राम थोड़ा कम करते हैं, पॉलीगॉन उससे भी कम करते हैं। ठीक है ना, मजा आएगा इसमें। ठीक है। पहला शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ, लॉ से। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि दो वेक्टर्स, यदि एक ट्रायंगल लॉ में की बात कर रहा हूं मैं, दो वेक्टर्स यदि ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू वेक्टर्स यदि दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यदि वो सेम ऑर्डर में होते हैं, सेम ऑर्डर कैसे होते हैं एग्जांपल में समझाएंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड होता है। ठीक है, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो कैसे रिवर्स ऑर्डर में होता है देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया भैया ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, देखो सेम ऑर्डर, दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में कर दो, तो सेम ऑर्डर में भैया मैंने कर दिया। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले टेल लिखा, फिर हेड लिखा, हेड ड्रॉ किया ए वेक्टर का, फिर इसी ए वेक्टर में बी वेक्टर को हमने कनेक्ट किया, लेकिन वी वेक्टर का जो टेल था वो ए वेक्टर की हेड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से कनेक्ट कर दो, तो वो हो जाता है सेम ऑर्डर का कनेक्शन। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, हमें ड्रॉ करना चाहिए इधर टेल,
इधर हेड, तब हो जाता सेम ऑर्डर, लेकिन इसने बोला कि रिवर्स ऑर्डर में करना है। ये देखिए, ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ये सी वेक्टर हो गया। थोड़ा नीचे हो गया यार। ओ, बी वेक्टर थोड़ा अच्छे से करते हैं। हाँ, अब सही हुआ। ये मान लेते हैं सी वेक्टर है। तो यहाँ बोल सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों ट्रायंगल के साइड हैं, लेकिन ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में है। और रिजल्टेंट इसका क्या हुआ, सी वेक्टर, जो रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है ना। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और ये मैं बोलूँ ये है हमारा बी वेक्टर। तो इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर पता करो। तो रिजल्टेंट वेक्टर पता करो भैया। तो ऐसे होगा, देखो, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर ड्रॉ किया। वी वेक्टर को पैरेलली ड्रॉ करना है, लेकिन एक का हेड होना चाहिए, दूसरे का टेल होना चाहिए। तो मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ लाया और थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे हो गया, या बी वेक्टर हो गया ये। उसके बाद से हम ड्रॉ ड्रॉ करेंगे सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, इसके रिवर्स में सी वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, ठीक है ना, सम क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तब, ओहो, पिछला जो चैप्टर था वेक्टर, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व नहीं किए थे। ठीक है ना। तो मैं उसको सॉल्व करूंगा अगले लेक्चर में, थर्ड वाले लेक्चर में। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा शायद, एक क्वेश्चन ही है, मैं थर्ड लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूँ उसे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स। रिजल्टेंट सब में चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन हैं इसमें, हमें रिजल्टेंट वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहला देखते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया ए वेक्टर, ए वेक्टर। फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर को कहाँ ऐड करेंगे भाई, तो इसके बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड आपस में कनेक्ट करा देंगे, बी वेक्टर। उसके बाद से क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। अब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो ऐसे करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर, यानी कि ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे हम लिखते हैं वेक्टर का रिजल्टेंट। ये आर का मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मैग्नीट्यूड जो है, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सबके लिए लागू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड आपस में कनेक्ट हो गया। और उसके बाद से आया हमारा तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिवर्स ऑर्डर में होगा, ये आर वेक्टर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तीसरा में देखो,
ये हो गया ए वेक्टर, ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में। आर वेक्टर लिखते हैं ना, फिर आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखिए, ये है ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया आर वेक्टर। तो यहाँ आर वेक्टर हो गया हमारा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। पांचवा देखिए, पांचवा में ये हो गया हमारा ए वेक्टर। अब इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर लाएंगे, पैरेलली ले नीचे लाओ, फिर इसको ऐसे ऐसे लाते हैं, यहाँ आ जाएगा देखो, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट जो बनेगा ऐसे बनेगा, आर वेक्टर। तो हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हुए। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो एक बार और देख लेते हैं। अब इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके ही करते हैं, ठीक है ना। हम इसमें कर क्या रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, नेट, नेट वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को सम करेंगे तो उस सम का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आर वेक्टर होगा। ए वेक्टर है, बी वेक्टर, उसको हम अलजेब्रिकल सम कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, अलजेब्रिकल नहीं, अलजेब्रिकल तो सिंपल होता है, वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगा दिया है मॉड, मॉड का मतलब होता है कि केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन को हटा दे रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, अभी अपने फाइंड आउट किया कि भैया कि जो आर वेक्टर होता है वो कैसे हम ग्राफिकल मेथड से पता करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ग्राफिकल मेथड से पता करना काफी नहीं है, हम इसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मतलब कि एनालिटिकल मेथड क्या होगा इसका, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल, ठीक है। अब जैसे मान लिया मैंने कि ये है दो वेक्टर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, ये बी वेक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं ना कि इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ट्रायंगल लॉ में। रिजल्टेंट निकालना है ना, रिजल्टेंट निकालना है, तो हम ट्रायंगल लॉ में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ए वेक्टर हो गया। अब बी को शिफ्ट करके लाएंगे, यहाँ पर बी को शिफ्ट करके ला दिया, बी वेक्टर हो गया ये, बी को शिफ्ट करके यहाँ ला दिया, ये बी वेक्टर हो गया। उसके बाद से मैंने क्या करा, इसका रिजल्टेंट लिखा, ये रिजल्टेंट हो गया रिवर्स ऑर्डर आर वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आर का मतलब है आर वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब वैसे ही ए वेक्टर जो होता है इक्वल टू, अरे क्या हो गया, ए इक्वल टू मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बी इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने इसको ये कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, ये ए हो गया, वेक्टर नहीं लिखेंगे इसको, ये बी हो गया,
ये बी हो गया और ये हो गया हमारा आर, आर हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि ये हो गया हमारा थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें इसको हम दे देते हैं के एल एम ओ, ओ दे देते हैं। अब देखो इन ट्रेंगल ओ एल एम, ओ एल एम में देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अब साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? ये जो बी है ना, ये जो बी है, बी को हम ऐसे भी लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं। कहाँ गया भाई? ये हटाओ इसको। ये बी इसका है, ये है बी, जो वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। एल ओ, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ओ एम है, और हाइपोटेनस क्या है? एल ओ है, एल ओ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा इक्वल टू ओ एम क्या है? ओ एम, ओ एम, ओ एम, तो ओ एम ऐसे लिखो, और एल ओ बी के बराबर है। तो यहाँ पर ओ एम की वैल्यू क्या आ गई? ओ एम की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। यानी कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब यही कॉस थीटा देखो। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है इसका? एल एम, एल एम है, हाइपोटेनस क्या है? बी है। तो यहाँ पर एल एम जो हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हो जाएगी बी कॉस थीटा, ठीक है। अब के से लेके एम तक की जब डिस्टेंस हम देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा के एल प्लस एल एम। तो के एल हो गया ए, और एल एम हो गया बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा के से लेके एम तक इसका डिस्टेंस हो गया। ये पूरे ट्रायंगल में जब देखें ना ओ के और एम में, तो के एम हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, और ओ एम हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओ एल एम में यदि टेन थीटा लेते हैं तो इतना बटा इतना ले, क्या नहीं नहीं, पूरे ट्रायंगल लेते हैं ओ के और एम, रिजल्टेंट निकाला ना, थीटा भी नहीं निकालेंगे, थीटा बाद में निकालेंगे इसका, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या बना? एक बड़ा सा ट्रायंगल बना इस, तो बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आर। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है भैया? आर है, आर का स्क्वायर। बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, ये हो गया परपेंडिकुलर पी, पी है परपेंडिकुलर, तो ये है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओहो, बी स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर था भाई, बी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको इसको पास में रखो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू इसकी हो जाएगी 1 के बराबर। तो हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि भैया आर की वैल्यू आएगी, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। तो रिजल्टेंट का ये हमारा यहाँ पर आ गया एनालिटिकल वैल्यू, रिजल्टेंट इतना आएगा। ठीक है, ये जो थीटा है, ये थीटा जो होगा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का होगा। यहाँ पर देखो ये जो थीटा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वही थीटा होगा। देखो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने क्या किया है, अब ये जो थीटा होगा इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे तो यही होगा ना, यही वाला बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन आता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर का इसमें हमने पढ़ा, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड पढ़े, आर जो होता है मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, यहाँ पे मैंने बताया भी है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और हम इसका जब मैग्नीट्यूड पता कर लिए तब जिज्ञासा उठती होगी कि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो कैसे करेंगे। अच्छा ये पता है ना कि हमने अभी जो ड्रॉ किया था, दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर, ए वेक्टर है। अब ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, बी वेक्टर है ये। नहीं यार, अब ये हो गया हमारा थीटा, और ए वेक्टर और आर वेक्टर के मान लेते हैं अल्फा है, और बी वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल जो मान लेते हैं बीटा है। ठीक है ना, बीटा एंगल मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पर टेन बीटा कितना होने वाला है, टेन बीटा नहीं टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा। अब ये हमको पता है कि ये वाला जो था कितना था, बी साइन थीटा, ये था बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये था बी, यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया, ये पूरा ट्रायंगल हो गया हमारा, यहाँ राइट एंगल हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा अल्फा, इसमें अल्फा तुम्हारा क्या है, अ, मतलब एंगल ए से, वेक्टर ए से बी किस एंगल पर है, ये है फाइंड करने का टेन अल्फा। ठीक है ना, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है भैया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और बेस है इसमें ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा भैया टेन अल्फा का। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इधर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर ए वेक्टर से कितने एंगल पे है इसको हम पता करते हैं टेन अल्फा से। अब दूसरा हो गया, दूसरा तरीका भी पता कर सकते हैं टेन बीटा, क्या क्या कर सकते हैं टेन बीटा, टेन बीटा क्या हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। अब इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ, इसको डायरेक्ट ये इसमें जो लिखा है ना इसका जस्ट उल्टा लिखना है, यहाँ जहां पर ए है वहां पर बी कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा।
ये क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। नहीं, जो आर वेक्टर है वी वेक्टर से कितने एंगल पर है, ठीक है ना। डायरेक्ट याद कर लो, या फिर इसका एनालिटिकल क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ऐसा ड्रॉ किया है ना, वैसा ही एक यहाँ पर इसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो देखो, जैसे 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 यहाँ देखो, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दो, ए वेक्टर को ऐसे करो, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा ए है ना, ये हो जाएगा ए है। ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा ए साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी प्लस ये बी प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा, ये अल्फा है, ये थीटा है, थीटा है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो डायरेक्शन पता करेंगे। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया ए वेक्टर से कितने एंगल पर रिजल्टेंट है, या वी वेक्टर से कितने एंगल पर रिजल्टेंट है। और मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, अल्फा ही ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको मैंने अच्छे से एलेबोरेट किया, ठीक है। अब इसको याद करना है तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, ए की जगह बी कर दो, देखो, और सेम सेम कर दो, सेम वही होगा, वो टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म होता है ट्रायंगल लॉ। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाला पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। अब इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो भैया ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ का डेफिनेशन। अब इसको डेफिनेशन की तरह रटोगे, दिमाग होगा खराब। इसको समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल में कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं ये है ए वेक्टर, ये दूसरा है बी वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। हमने क्या करा कि दोनों के टेल टेल को आपस में मिला दिया, यानी कि दो वेक्टर को, यदि दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम में यहाँ बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो दो ही साइड दिख रहा है, लेकिन दो साइड आपको एडजेसेंट साइड तो दिख रहा है ना, ठीक है। एडजेसेंट साइड दिख रहा है जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। चलो जब हुआ है तो भैया ये देखो, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, ये आर वेक्टर से होगा, इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। इसका कैसे होगा रिजल्टेंट भैया, एक मिनट। जो आर वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो कैसे होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा। हमने क्या करा ना, अच्छा, जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी उसी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होगा जो ये दोनों वेक्टर ओरिजिनेट हुए, ठीक है। अब इसमें सर, इसमें तो रिजल्टेंट बता दिया, दो वेक्टर थे, सेम पॉइंट से ओरिजिन हुए थे, और उसका वेक्टर, उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम पॉइंट से हो रहा है। लेकिन सर इसमें पैरेललोग्राम को दिख नहीं रहा। दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ दिख रहा है। थोड़ा सा इसको ऐसे करो, इसको थोड़ा ऐसे करो, कर दिया। अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है कि ए क्या है, ए हटाओ इसको, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इस पैरेललोग्राम में पी और आर ये क्या दिख रहा है, आर आर यार,
टी लिखते हैं, आर यहाँ पे है इसीलिए टी। तो ये जो पीटी दिख रहा है ना, पीटी डायगोनल हो गया, यानी कि दो वेक्टर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे कि उसका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ जो आर वेक्टर है ना, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ये बी क्या है, और यदि पैरेललोग्राम लॉ से देखते हैं तो डायगोनल है, ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायगोनल है, वो भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है जहां से ये दोनों वेक्टर ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, समझे? यहाँ पर ये हो गया। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं भैया। ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये ले लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, तो जो ये होगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है ना, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझे कि नहीं? फिर हम ले लेते हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा बहुत। इतना सारा पढ़ लिया, क्वेश्चन कुछ के नहीं, सब एग्जांपल में ही चल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसने बोला कि दो फोर्स दिए हुए हैं, 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बताइए कि नेट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला। अरे यार, ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। और इसका एंगल फ्रॉम किसका, रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल होगा, कितने एंगल पर होगा, 2 न्यूटन के फोर्स से, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व इसको करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये 4 न्यूटन का फोर्स है। जगह नहीं है तो और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, ये छोटा एरो है, ये बड़ा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि छोटे एरो का मैग्नीट्यूड छोटा है, बड़े एरो का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये होगा एफ रिजल्टेंट। ठीक है, फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यहाँ होगा। अब यहाँ देखिए कि 2 डिग्री और 4 4, अरे यार, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, दो फोर्स है, इनके बीच का जो एंगल है ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है ना, अब हम मानते हैं ये वाला कि 2 न्यूटन से ये अल्फा बना रहा है, इससे बीटा बना रहा है, उसका तो जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर बस दो ही चीज का जरूरत है। ठीक है, दो ही चीज कह रहे हैं कि बस अल्फा की जरूरत है, क्योंकि 2 न्यूटन से ही पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आ गई। तो हम पहले पढ़ चुके हैं रिजल्टेंट फोर्स, ये आर पढ़ चुके हैं ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, पढ़ चुका है। तो उसके बाद ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसी में हम पुट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। रिजल्टेंट फोर्स कैसे, तो देखो F1 जो है, F1 फोर्स जो वेक्टर है वो है 2 न्यूटन, F2 तुम्हारा जो फोर्स है उसका कितना है, 4 न्यूटन है। तो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा हमारा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस 60, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है सर। चलो, दो दूनी चार, चार चौके 16 प्लस 4 दूनी 8, 8 1/2 हो जाए तो 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 4 8, 8 तरीका 24, 16 4 20 4 24, 24 अंडर रूट में 24, तो हो जाएगा 8 तरीका दो, दो दूनी चार, 4 6 24, यानी कि 2√6,
अरे रे 2ab, अरे यार यहाँ गड़बड़ गड़बड़ हो गई। 2ab होगा ना यहाँ पे, 2a इंटू बी, यहाँ एक और 2 होगा, हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर होगा 8, तो हो जाएगा 28, अंडर रूट में 28, 7 चौके 28, 2√7, 2√7, 2√7, ठीक है, 7 चौका 28, ठीक है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फॉर 2√7 न्यूटन आने वाला है, ठीक है। अब हम इसमें पता करने वाले हैं, तो भैया क्या पता करने वाले हैं, पता करने वाले हैं अल्फा कैसे होगा। तो अल्फा के बारे में हम तो जान चुके हैं कि इसका एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला यह था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 पता है, बी ए हमें क्या पता है, ए जो है f1 है, बी जो है f2 है, तो हो जाएगा 4 साइन 60 अपॉन 2 प्लस 4 कॉस 60, तो 4 कॉस साइन 60 हो जाएगा √3/2 अपॉन 2 प्लस 4 कॉस 60 1/2 होगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, हो जाएगा 2√3 अपॉन 2 2 4, हो जाएगा 2 प्लस 2 2 4 4 4 4 4 कॉस 60 1/2, 4 2 दूनी 4, यानी कि 3 अंडर रूट 3/2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर tan अल्फा इजकल टू √3/2, यानी कि अल्फा इजकल टू tan इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा हमारा एंगल। जब एंगल हमें पता ना हो तो इनवर्स में लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि tan यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में नहीं बोलते हैं इसको, लेकिन देखो tan जो है अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, ध्यान में रखना, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, मान लो डिवाइड में से फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो पावर में माइनस करते हैं, ठीक है। ये हमें नीट वालों को समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब कैलकुलस में जब इसको हम आईआईटी में पढ़ते हैं ना, तो इसको इनवर्स बोलते हैं, tan इनवर्स √3/2, इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है, तो वहां हम नहीं जाने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस प्रकार, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो फोर्स हैं, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट है 4 न्यूटन, तो इनके बीच का एंगल, किनके बीच का, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो भैया ठीक है ना, हमको पता है कि ए रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। हमको r दे रखा है रिजल्टेंट 4 न्यूटन, ए दे रखा है हमारा 2 न्यूटन, बी दे रखा है हमारा 3 न्यूटन, और हमें थीटा पूछ रहा है, तो पुट करते हैं ना सब कुछ इसमें, 4 इक्वल टू 2² प्लस 3² प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब क्या किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहाँ दोनों तरफ जब स्क्वायर हम कर देते हैं, देखो यहाँ पे, चलो यार क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कॉस थीटा, 9 4 13 हो गया, अब 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 13 इक्वल टू 12 कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ देखो, तो हो जाएगा आपका 12 कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 3, तो 3 चौके 12, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/4, तो हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4, यहाँ स्पेसिफिक एंगल यही होगा, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा ये निकलेगा, कोई थीटा 50 60 20 ऐसा कुछ नहीं है, 1 बाई कॉस इनवर्स 1/4 है,
ठीक है ना। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एंगल नहीं पूछने वाला है, क्योंकि हम cos थीटा का यदि वैल्यू 1/4 है तो 1/4 पर हम थीटा की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है नेट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लेते हैं कि दिया हुआ है, ये है 5 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, इधर दिया है 30 डिग्री। इसे करें नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। 5 न्यूटन, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। पता करना है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स पता करो, आर पता करो, आर कैसा है, आर कैसे होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल पता करने वाले हैं। तो एंगल कैसे पता करते हैं भैया, जब एंगल तब कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करेंगे सर, कि यदि दो वेक्टर हो, दोनों का हेड और टेल आपस में जुड़ा हुआ हो, तो जो थीटा होता है वो हो जाता है 180 डिग्री माइनस 30 माइनस थीटा, 30 हो जाएगा आपका 150 डिग्री। अरे सर 150 डिग्री कैसे होगा सर, आएगा नहीं, आएगा बेटा। हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, बेसिक मैथमेटिक्स में, इसमें cos 150 डिग्री आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा। अब यहाँ पर r हो जाएगा तुम्हारा 5² प्लस 5² अंडर रूट में प्लस 2 इंटू 5 इंटू cos 150 डिग्री। यहाँ पर देखो cos 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 180 क्या है, चेंजिंग लाइन नहीं है तो cos का cos ही रहेगा, और 150 डिग्री आता है सेकेंड में, तो cos सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव। सेकेंड में निगेटिव होता है ना, हाँ, केवल साइन पॉजिटिव होता है। और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा, √3/2, ये तो माइनस होगा, माइनस √3/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पुट कर दो, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 50 प्लस 25 प्लस 50 दूनी 50 गुणे माइनस √3/2 अंडर रूट। इसको काटो तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा तुम्हारा आर की वैल्यू आ जाएगी 25 दूनी 50, 50 माइनस 25 √3, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसको √3 की वैल्यू होती है 1.7, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, तो यहाँ पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, मजा आएगा उसमें, देखना। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका 5 न्यूटन का फोर्स है, ये दूसरा है 5 न्यूटन का फोर्स है, और इसका एंगल है ना 60 डिग्री है। तो इसमें यहाँ पर जो थीटा होगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट थीटा जो होगा, ठंडा लग गया यार, थीटा जो है आपका हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों होगा 120, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 5² प्लस 5² प्लस 2 इंटू 5 इंटू cos 120 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 25 प्लस 50 नहीं 50। अब cos 120 की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, देखो यहाँ पे cos 120 डिग्री लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। अब 90 से क्या है चेंजिंग, तो cos को साइन लिखेंगे, साइन साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, और ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर है 120 डिग्री, और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। ये पढ़ा होगा ना, पढ़ाया हुआ है।
ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू की 1/2, तो माइनस लगा, -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ आर की वैल्यू आ गई 25, 25 -25, 25 से कट जाएगा, आएगा 5, आंसर आ जाएगा R5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने करा है इसमें। इसमें एक को 30 डिग्री एंगल लेकर, एक को 60 डिग्री एंगल लेकर। तो इसमें मैंने करा क्यों? करा इसलिए कि जब, अब यहाँ पे देखो, जब 2 वेक्टर हो, 2 वेक्टर्स हो, उनका जो मैग्नीट्यूड है, यदि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, और एंगल जो है, एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर के, रिजल्टेंट जो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। देखो यहाँ पे ये 5 है, ये भी 5 है, और इसका रिजल्टेंट भी 5 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, 2 वेक्टर सेम हो, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, बस ये दिखाने की कोशिश की गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, यदि कोई ए वेक्टर है और 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट मान लेते हैं आर वेक्टर है। आर वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यदि मान लेते हैं आर वेक्टर, कैसे लिखूं, चलो लिख लेता हूं, इफ आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है, ये 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं, इसका रिजल्टेंट होगा ना, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो इसमें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें पता करना है, यही क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन ये है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों वेक्टर को ड्रॉ नहीं करने वाले, ठीक है, ऐसे करेंगे, ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे दूसरी बार, वो है आर वेक्टर, जो कि 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर बोला है ना, तो 90 डिग्री पर है। तो वी वेक्टर क्या होगा भैया, बी वेक्टर ये होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ये हो जाएगा सी वेक्टर, ये हमारा हो गया बी वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर वी वेक्टर दोनों सेम सेंस में है, और यहाँ पर जो आर वेक्टर है ये अपोजिट सेंस में हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा हुआ ना, अच्छा पहले भी हमने देखा था कि ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल था अल्फा, वो 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा पता करना है ना। अब थीटा जब पता करना है, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, तो हम आर इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा हम नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे सर, तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, हमें अल्फा पता है, टेन अल्फा, 1090 की वैल्यू क्या आती है, 1/0, 1/0, इन्फानाइट नहीं लिखेंगे, 1/0 लिखो, 1/0। तो b कितना है पता नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 90, यानी कि साइन 90 अपॉन a + b वर्ग मिनट, एक मिनट, ये थीटा ही रखो भैया, ये थीटा ही तो पता करना है, b cos थीटा, तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा a + b cos थीटा इक्वल टू 0 × b sin थीटा,
ये तो हो जाएगा 0। तो हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई बी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें क्या है ना, हमने करा क्या इसमें, इसमें क्या करा, हमने हमें थीटा पता करना था, तो हमने टेन अल्फा का निकाल लिया। अच्छा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा ये होगा यहाँ पे, यहाँ थीटा होगा इसका, ये होगा थीटा, ये थीटा होगा इसका। अब ये जो थीटा है ना 90 से बड़ा है, यानी कि 90 से बड़ा है तो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 10 जो होगा ना, 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव होगी, ए और बी तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव के पहले निगेटिव लग गया तो वैल्यू निगेटिव हो गई। यहाँ कॉस थीटा निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि जो थीटा है 90 से बड़ा है, यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है ना। अब इसी में क्या किया जाए, यदि मान लेते हैं ए और बी की वैल्यू दे दिया जाए, ए और बी की वैल्यू दे दी जाए, जैसे मान लो मैं दे दूं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं दे दूं यहाँ पे ए की वैल्यू दे देता हूँ, मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ 1 और बी की वैल्यू दे देता हूँ 2। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, आसान ही है, कि रिजल्टेंट √7 बी दे दिया और मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का दिया है ए और बी, तो हमें बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन इस प्रकार है, रिजल्टेंट दे दिया है √7 बी, ए का दे दिया है स्मॉल ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है स्मॉल बी। तो हमें पता क्या करना है, बी बाई ए की वैल्यू पता करनी है। सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें पता है कि r इक्वल टू हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू तो नहीं दे रखी है ना, पुट करते हैं √7b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और ऐड करना पड़ेगा, वेयर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐड कर लिया भैया। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 1/2 से ये cos 60 डिग्री और ये 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 7b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हो जाएगा, इधर इधर लेके जाएंगे बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस में नहीं, एक मिनट, 7b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, सबको एक साइड लाएंगे 0। 6b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये ला दिया। अब हम इसको क्या करेंगे ना, इस पूरे वैल्यू को b बाई ए लाना है, तो b बाई ए लाना है तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसको, हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऐसे, ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी, तो क्या हो जाएगा 6b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर। ये ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से उसके बाद माइनस 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 ए स्क्वायर कट गया तो -1 आ गया,
अब ए से ए कट गया तो बी बाई ए आ गया, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया, सही। अब हम बी बाई ए की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं बी बाई ए को हम मान लेते हैं y मान लिया, तो हो जाएगा 6y² माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्लास 10th के मेथड से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हो जाएगा ये 6y², 6 माइनस 1 2 1, तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6 3 1 प्लस 3, तो हो जाएगा प्लस 2y माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 हो गया, तो हो जाएगा 2y ब्रैकेट 3y प्लस 1 माइनस 1 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3y प्लस 1 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी ना 1 माइनस 1/3, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ y हो जाएगी -1/3, यहाँ y हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब y की वैल्यू जो y की वैल्यू y इक्वल टू b बाई ए है, या तो हो सकता है -1/3 या हो जाएगा 1/2। लेकिन क्या होगा ना भैया, जो a बाई बी है वो मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड कहीं भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, और 1/2 आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन आसान लग रहा था लेकिन आसान तो है नहीं, केवल कैलकुलेशन है। देख, फिजिक्स थोड़ी सी है, कैलकुलेशन बहुत सारा। ये देखो, इसमें क्या फिजिक्स है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है भाई, बस फिजिक्स यहाँ लगा बस। ये जो फॉर्मूला है फिजिक्स से आया था, बस वही फिजिक्स लगा और कहीं नहीं लगा। ठीक है, यहाँ फिजिक्स लगा हमें बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के हाफ है। तो एंगल ए और बी बताइए, एंगल ए और बी वेक्टर का जो बीच का एंगल होगा वो पूछ रहा है। तो भैया ये है कि पूछ रहा है ए और बी, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है। ठीक है ना, अब इसका रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर। जो आर वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर का। सॉल्यूशन है सर। और दूसरा ये बोल रहा है कि जो वेक्टर जो है ना, आर वेक्टर जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या है, हाफ है। ठीक है, तो हमने बना दिया यहाँ पर एक भैया ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का बना दिया हम यहाँ पर हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर, और ये भैया आपका हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर इसको मान लो y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड कहीं थी, मैग्नीट्यूड मान लिया तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड y/2 होगा। अब इसको मान लेते हैं तुमको हम फाई मान लो, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर मान लो, क्योंकि ये हो जाएगा बेस एंगल। तो हो जाएगा आपका साइन साइन फाई, हाँ साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है y/2, और हाइपोटेनस कितना है y, तो हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू 1/2, और फाई यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बात होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये देखो यहाँ पर। यहाँ पर ए वेक्टर का जो हेड है बी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ, जब ऐसा कंडीशन आता है तो जो एंगल होगा थीटा, क्या होगा थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस
5, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, पोस्ट ना करो तो आधे घंटे तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर, अरे क्यू पी वेक्टर भैया, क्यू पी वेक्टर, तो क्यू पी वेक्टर है, इसका जो मिड पॉइंट है ना आर है, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देना, जैसे कोई वेक्टर है मान लेते हैं, ऐसा है ना, ऐसा है पी क्यू वेक्टर, यह है पी है, ये क्यू है, और यहाँ पर लिखा है आर, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं बोलूंगा ओ आर वेक्टर इक्वल टू आर पी वेक्टर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ऐसा ही मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी इक्वल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब इस ट्रायंगल में जब देखते हैं, अब ये मान लेते हैं पहला ट्रायंगल, ये मान लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो इसमें हो जाएगा ए वेक्टर, यानी कि ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू, इसको मान लेते हैं आर बाई, देखो ए वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, ये मैं क्या लिख रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी, ये इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर, हाँ, स्मॉल बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो गया, ये हो जाएगा ए वेक्टर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा का देखो, दूसरा का हो जाएगा ये दूसरे वाला ट्रायंगल का, बी वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर, तो यहाँ पर देखो आर पी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 1 और 2 को दोनों इक्वल करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये आरपी वेक्टर और क्यू आर वेक्टर दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, जब इक्वल है तो हम इसको इसे लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर इसे ले गया तो हो जाएगा तुम्हारा बी प्लस बी, टू बी वेक्टर, इसको चले जाओ तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलेशन, ये रिलेशन हो जाएगा आपका ए बी सी में। ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है कि बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब फिजिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाएं और उसको लिखते जाएं गिवन में क्या है, तो उसके बाद से हमें पता चल जाता है कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो लिखा है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन, 18 न्यूटन करो इसको, 18 न्यूटन है। तो क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं F1 एक फोर्स है, F1 फोर्स है, इसका सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, मैग्नीट्यूड को सम करना है F1 प्लस F2, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 18 न्यूटन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू 18 न्यूटन।
दूसरा, द रिजल्टेंट इज इतना, तो इसका जो रिजल्टेंट है एफ आर वो 12 न्यूटन दिया हुआ है। इफ द if the resultant is perpendicular to a smaller force, then find the magnitude of the smaller forces. मान लेते हैं let F1 is a smaller force, ये smaller force है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। जैसे इसने बोला कि ये F1 है, F1 है, ये R है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, FR वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F2 वेक्टर, F2 वेक्टर हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो F1 वेक्टर है ना, अब इसको x मान लेते हैं, इसको 18 माइनस एक्स मान लो, इसको 12 मान लो। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो ये F1 जो है ना, F1 प्लस F2 यदि 18 के बराबर है तो F1 को x मान लिया है, लेट F1 इज इक्वल टू x, देन F2 इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स। ऐसा इस क्यों हुआ, क्योंकि F1 प्लस F2, क्योंकि F1 प्लस F2 कितना है 18 डिग्री, 18 डिग्री का 18 न्यूटन दे रखा है। अब देखो, सॉरी यार, अब देखो यहाँ पे, अब हुआ ये कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा तुम्हारा 324 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हो जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा 36 एक्स इक्वल टू 324 माइनस 144, तो आ जाएगा तुम्हारा इधर 0 8 180, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 बटा 36, 18 दूनी 36, 10 5, यानी कि एक्स इक्वल टू 5 आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो आएगा F1 जो आएगा, F1 की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन, F2 की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 5 यानी कि 13 न्यूटन। यही पता करना था F1 की वैल्यू, ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट के रूप में है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में मिड हाइपोटेनस का मिड पॉइंट कर लिया गया, तो क्या वर्टेक्स से या इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है। तो भैया ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, अरे यार, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये है मिड पॉइंट, ये मिड है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन एक चीज और इक्वल होगा, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा ये ए, ये बी, ये सी, ये क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसके इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, याद करने वाली चीज स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये यूज हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, तो पी और क्यू दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट आर है, यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये है ना भैया। दूसरा क्या है, इफ क्यू वेक्टर इज डबल्ड, अरे पी क्यू लगा ले, बना लेते हैं इधर, ये हो गया हमारा पी वेक्टर, ये मान लेते हैं क्यू वेक्टर, ये तब हो गया हमारा आर वेक्टर। चलिए
अब क्यू वेक्टर को डबल किया गया, डबल 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 डबल, अब डबल 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 किया गया, पी वेक्टर तो सेम रखो, पी वेक्टर को सेम रखो, क्यू वेक्टर को डबल किया गया तो आर वेक्टर भैया हो गया परपेंडिकुलर, आर वेक्टर जो हो गया आर डैश वेक्टर बन गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया पी वेक्टर के, तो इसका मतलब कि जी हो जाएगा यहाँ 2 क्यू वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब सबसे मजे वाली बात है ना, ये यहाँ पर बनेगा हमारा आर वेक्टर, ठीक है ना। ये पहले वाला जो स्टेटमेंट लिखा था ना, उसी का है ये। देखो जब ऐसा है ना, तो ये और ये तीनों इक्वल होंगे, आर वेक्टर पता करना है ना, तो ये जो आर वेक्टर है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर, ये क्यू वेक्टर होगा, ये भी हमारा क्यू वेक्टर ही होगा, क्यू वेक्टर आर वेक्टर, तो आर वेक्टर जो होगा वो क्यू वेक्टर के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में नहीं होने वाला। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ही पूछेगा इसमें। देखो मैग्नीट्यूड बराबर, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो वेक्टर तो इक्वल है नहीं, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया इधर बताया ना ये वाला, ये देखो यहाँ पे बताया ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस है, उसको देख लेते हैं। अब कुछ स्पेशल केस है, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, ठीक है। इस स्पेशल केस में क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया तोड़ू फोड़ू होने वाला है इसमें, इस स्पेशल केस में। और कैसे तोड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं पहला स्पेशल केस है, यदि दो वेक्टर है ए और बी, इसे मान लो यहाँ पर दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये दूसरा है बी वेक्टर है, दो वेक्टर। अब दोनों वेक्टर में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, यानी कि पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो इसका आर क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, वर्ग नहीं होगा, तो ये आर हो जाएगा आपका कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में, ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर आर हो जाएगा, तो यहाँ आर हो गया तुम्हारा ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या आता है ना, कि दो वेक्टर यदि पैरेलल है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऐड कर लेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा मैग्नीट्यूड का, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम होता है, आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसमें दूसरा आता है, दूसरा चीज आता है कि यदि थीटा 180 डिग्री हो तो क्या करेंगे। थीटा 180 डिग्री का मतलब कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर है, पहले ए पैरेलल टू बी वेक्टर था, ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है, इसका डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि ये हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आर मिनिमम आएगा, जब किसी चीज में से घटाते हैं तो मिनिमम आता है ए माइनस बी। अब यहाँ मॉड क्यों लगा, बी माइनस ए भी हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है, मॉड इसलिए लगाया क्योंकि इसमें वैल्यू जो होगा, रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा चीज इसमें आता है, तीसरा, यदि थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया, यानी कि ऐसा ऐसा कंडीशन हो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, यहाँ हो गया थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा 90 डिग्री जब हो गया, परपेंडिकुलर में आ गया ए वेक्टर और
ये तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर में हो गया। रिजल्टेंट में परपेंडिकुलर में करना है भैया, आर परपेंडिकुलर में करना है। देखो यार, आर नहीं, बी परपेंडिकुलर में, बी ए के परपेंडिकुलर है, ऐसा करना है। अरे ये फिर गलत। ये ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, अब सही, ये हो गया हमारा सी वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ए रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ए भी, ये तुम्हारा हो गया, ये और भी ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ जब डायरेक्शन की पता करना पड़ेगा ना, डायरेक्शन पता करना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, होता है तुम्हारा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये यहाँ हो जाएगी 1। यहाँ cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो b इंटू जीरो ये हो जाएगी जीरो, तो वैल्यू हो जाएगी b बाई ए। ठीक है ना। वैसे ही टेन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया, बीटा की वैल्यू जाएगी ए बाई बी, इसका उल्टा जस्ट हो जाता है। ठीक है ना। ए बाई बी कैसे हो गया, यहाँ पर ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 है, तो यहाँ थीटा तो सेम है, बस यहाँ पर ए की जगह बी हो गया, बी की जगह पर ए हो गया है, और बी ए की जगह पर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम हमें यहाँ दिखा है, आर का जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट है यहाँ पर देखो, मैक्सिमम है ए प्लस बी, मिनिमम है, मिनिमम आ गया भैया, मिनिमम है ए माइनस बी। ठीक है ना, और ये बीच में आ गया तुम्हारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया यहाँ देख लेते हैं रेंज, रेंज ऑफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर जो होगा वो ए प्लस बी, ए माइनस बी रूट में। ठीक है ना, मिनिमम या तो ए माइनस बी के बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा, या ए प्लस बी के बराबर होगा, या उससे छोटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट का जो रेंज है, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब अब इसमें दो तीन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि भैया देखिए कि कौन सा है जो 2 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो हमें पता है दो वेक्टर है, 2 न्यूटन 4 न्यूटन। अब इसका जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो होगा रिजल्टेंट होगा, वो 4 - 2 हो जाएगा, 2 न्यूटन होगा। और जो मैक्सिमम होने वाला है, दोनों का एडिशन हो जाएगा, 4 + 2 = 6 न्यूटन। ठीक है। तो देखिए 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 या 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, 2 और 6 के बीच में है, ये 3 है, इसके बीच में है, ये जो एंगल 7 है, 5 जो है, 5 2 और 6 के बीच में है, ये भी रिजल्टेंट होगा। 7 जो होगा ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि 6 से ज्यादा है, मैक्सिमम से भी ज्यादा है। इसका मतलब कि ये कभी भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता 2 न्यूटन और 4 न्यूटन का। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो भैया इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो एट व्हाट एंगल टू वेक्टर, देखो दो वेक्टर है, 6 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरे फोर्स का 8 न्यूटन है। तो बताइए कि 14 न्यूटन यदि इसका रिजल्टेंट हो रहा है, तो
एंगल कितना होगा, यदि 2 न्यूटन रिजल्टेंट हो रहा है तो एंगल कितना होगा 6 और 8 न्यूटन। 6 और 8 जो दिया, दो वेक्टर दिया हुआ उनके बीच का एंगल पता करना है। यदि उनका रिजल्टेंट 10 न्यूटन है तो इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो भैया हमें पता है, पहला देखते हैं ए क्या है 14 है ना, तो 6 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 814 न्यूटन। होगा कि नहीं होगा, एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कब एडिशन कब हो रहा था, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री है, यानी कि इफ F1 जो वेक्टर था वो परपेंडिकुलर था F2 वेक्टर, ठीक है ना, बी हो गया। अब देखो 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब कि ये डिफरेंस हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि F1 जो होगा एंटी पैरेलल होगा F2 वेक्टर के। सी होगा 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन है भैया, कैसे होगा सी वाला देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, यानी कि ये थीटा जो है 90 डिग्री है, यानी कि F1 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू है F2 वेक्टर के, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये वाला है, ठीक है। तो भाई लोग आज सेकेंड लेक्चर यही समाप्त होता है वेक्टर्स का। थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन से, उसमें भी पढ़ेंगे, फिर पॉलीगॉन वाला भी लॉ पढ़ेंगे, उसमें हो सकता है तो हम सब्ट्रैक्शन भी स्टार्ट ही कर दें, ठीक है। इतना फास्ट चल रहा है, लेक्चर बड़ा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होने वाला है सिलेबस, तो 1 घंटे से ज्यादा ही होने वाला है, 1 घंटे 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप बोर हो रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हैं, या फिर चैप्टर को ही स्विच कर दो। यदि बोर हो रहे हो तो फिर उसके बाद से आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर आ जाओ पढ़ो, ठीक है ना। तो हो गया, गुड बाय।